रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीरहिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज 19 जून की तारीख, और ये वो तारीख है जो साल 2018 की अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आखिरी जमहूरी सरकार अभी तक की बनी है उसका आखिरी दिन था। यानी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी अलहदा हो गए थे, क्योंकि इसी तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी हुकूमत से अपना सपोर्ट वापस लिया था। इस खबर को लेकर डिटेल्ड जो मालूमात है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है सोपोर से, और सोपोर के रफियाबाद हादीपुरा इलाके से, जहां आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला मिल रही है। बड़ी खबर, सोपोर जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर पड़ता है, और यहां आज सुबह से ही फोर्सेज एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, और फिर बाद दोपहर यहां ये सर्च ऑपरेशन गोलियों के तबादले के साथ एनकाउंटर में शामिल हुआ था। लेकिन अभी ये खबर मिल रही है कि यहां 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। आपको बताते चले कि एक वक्त में सोपोर काफी हॉट बेल्ट तस्वर किया जाता था मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब यहां एक बार फिर से इस तरह के वाकये जो है होना शुरू हो गए हैं। हालांकि काफी वक्त तक हमने देखा कि इस एरिया के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब यहां पर भी इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई है। और अभी तक अगर जराए का देखा जाए तो उनका कहना है कि अभी तक के इस एनकाउंटर के अंदर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। लेकिन क्या इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई है, ये जानने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं सोपोर, जहां से ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नदीम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और नदीम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि अभी जराए के हवाले से 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है, क्या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी हुई है, और इस झड़प के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल हिलाल, अगर हम बात करें कश्मीर के जिले बारामूला के रफियाबाद के लैसर इलाके की, तो आज सुबह से ही जो है यहाँ पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहाँ पर 32 RR के साथ साथ सोपोर पुलिस और CRPF ने जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। और जिसके बाद अगर हम देखें लगभग 1 घंटे पहले जो है एक एनकाउंटर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। जो ही सस्पेक्टेड स्पॉट पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंची तो छुपे हुए मिलिटेंट्स की जानिब से जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, और जिसके बाद जो है एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। और इनिशियल स्टेज में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की एहलकार की बात करें तो वो जख्मी हुए, और उसके बाद उसको इवैक्यूएट करके जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और उसके बाद गोलियों का तबादला जो है लगातार जारी रहा। और अभी जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसमें 2 मिलिटेंट्स अभी तक मारे जा चुके हैं, और अभी भी जो है रुक रुक कर गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। और फिलहाल अगर हम देखें तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है सील किया जा चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और पहले से ही सुबह से ही अगर हम इस हाईवे की बात करें जो कुपवारा, हंदवारा, सोपोर, बारामूला को जो कनेक्ट करता है, इसको जो है डाइवर्ट किया गया था, सारा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया गया था, और यहाँ से किसी भी शख्स को जो है चलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और लगभग 1 घंटे पहले जो है ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। गोलियों का तबादला जो है अभी भी जारी है। हालांकि अभी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि इसमें 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं, और फिलहाल गोलियों का तबादला जो है रुक रुक कर गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। और ये हम कह सकते हैं कि रफियाबाद में जो है एक बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला है। और साथ ही साथ फिलहाल मैं आपको बताऊं कि 1 महीना पहले सोपोर के ही हदीपुरा, अगर हम रेबन इलाके की बात करें तो रेबन इलाके में भी जो है एक एनकाउंटर देखने को मिला था, जहां पर 2 मिलिटेंट्स मारे गए थे। और आज की अगर हम बात करें तो आज एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को जब इतला मिली, और उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं, और अभी भी जो है गोलियों की आवाज जो है रुक रुक कर आ रही है, और तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है फिलहाल सील किए गए हैं। और एक सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार अगर हम जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल नदीम, इससे पहले भी हम देखते थे कि काफ़ी हॉट बेल्ट तस्वर किया जाता था मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोपोर का इलाका, लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब यहाँ मिलिटेंसी थम सी गई थी। हालांकि सोपोर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर देखी जा रही थी, लेकिन अब काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी जा रही है।
बिल्कुल हिलाल, अगर हम बात करें सोपोर के हवाले से तो सोपोर जो है पहले एक हॉट जोन माना जाता था मिलिटेंसी के रिलेटेड, और बीच में जो है ये यहाँ पर जो है हालात रुक से गए थे। अब जो है यहाँ पर हालात बिल्कुल पीसफुल थे, लेकिन कुछ महीने से जो है लगातार फिर एक बार मिलिटेंट्स की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है, और जिसके बाद लगातार बैक टू बैक एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सोपोर की बात करें तो 1 महीना पहले सोपोर में ही एक एनकाउंटर देखने को मिला था जहां पर 2 मिलिटेंट्स को मारा गया था। और आज की अगर हम बात करें तो जो ही इंडियन आर्मी 32 RR उसके साथ साथ सोपोर पुलिस को जो इंफॉर्मेशन मिली कि लाइसर हरदीपोरा इलाके में जो है मिलिटेंट्स छुपे हैं, तो उसके जो है पर लाया गया। और आज की अगर हम बात करें तो एक बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर हाथ लगी है, जहां पर 2 मिलिटेंट्स अभी तक मारे जा चुके हैं। और फिलहाल अगर हम देखें एनकाउंटर अभी भी जारी है, हम ये नहीं कह सकते क्लोज हुआ है, लेकिन अभी वो भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नदीम हमें अपडेट कर रहे थे सोपोर के हादीपुरा इलाके से, जो कि लाइसर के बिल्कुल करीब में ये इलाका पड़ता है। और नदीम का कहना है कि इस हवाले से ऑफिशियल भी ये कंफर्म हो गया ऑफिशियली भी कि यहाँ 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी भी गोलियों का तबादला जो है वो इलाके के अंदर जारी है। क्या मजीद मिलिटेंट्स हो सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस हवाले जो पार्टी चल रही थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मखलूत सरकार बनाई थी। और फिर 18 और 19 जून को, यानी 18 जून साल 2018 को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। और उस अचानक दिए जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो अपना जो हिमायत है वो PDP से वापस लेते हैं, जिसकी वजह से फिर 19 तारीख को, यानी 19 जून साल 2018 को, जब महबूब मुफ्ती की कैबिनेट थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सारे वुज़रा थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उस वक्त के गवर्नर उन्हें अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था। लेकिन तब से लेकर आज तक 6 साल मुकम्मल हो गए और आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जमहूरी हुकूमत नहीं बन पाई। अब क्या ये सरकार बन पाएगी आगे भी? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात तय शुदा वक्त के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डेडलाइन दी है कि आपने सितंबर के महीने के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने हैं, और इस हवाले से अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी हामी भर ली है, लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल इसके लिए माहौल मुआफिक बना रहा है? क्योंकि जम्मू के कुछ एनकाउंटर, फिर कश्मीर के अंदर भी अब एनकाउंटर हो रहे हैं, और इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे? हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि इससे ज़्यादा भी एनकाउंटर हुआ करते थे, इससे भी सख्त हालात थे कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए हैं। लेकिन आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और PDP की जो सरकार है वो इख्तिताम हुई, और इस सरकार को नॉर्थ पोल और साउथ पोल का भी नाम दिया गया है। हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राज है, कोई जमहूरी हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या आपको लग रहा है कि इंतखाबात होंगे? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मरकजी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, हर किसी ने हामी भर ली है कि सितंबर महीने के से पहले इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी माहौल किस नज़र से आप देखते हैं उसे? बिल्कुल हिलाल की बात करें तो 6 साल
मुकम्मल हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पे जमहूरी अमल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने नुमाइंदे नहीं है, जो नुमाइंदे उनके मसाइल को हल करते थे और जो उनके मसाइल थे उन मसाइल को लेकर यहाँ जो लोग काम करते थे वो 6 सालों में वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से दूर है, इस जमहूरी अमल से दूर है, क्योंकि जब असेंबली काम नहीं करेगी तो जमहूरी अमल चलना कैसे मुमकिन है। अब जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं कि क्या आगे इंतखाबात हो सकते हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली जो है वो काम करनी चाहिए, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो जमहूरी अमल है उसको वो चलना चाहिए और असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने ही पहले साफ कर दिया है कि इस साल यहाँ पे इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं और इसमें तालिबान अगस्त सितंबर का नाम दिया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त तक तो यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चलेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा असेंबली इंतखाबात का और गालिबन सितंबर के 15 तारीख के बाद जिस तरह जराये से खबरें मिल रही हैं और जो कुछ जानकार लोग हैं वो दे रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद किसी भी वक्त यहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरह अभी हालात बने हुए हैं, वैसे इस तरह के हालात तो पहले भी हुआ करते थे, 90 की दवाई में इंतखाबात भी हुए, हालात इससे काफी ज्यादा खतरनाक थे, पर जम्मू के अंदर हालात का शिफ्ट होना, मिलिटेंसी का शिफ्ट होना और अब कश्मीर में एनकाउंटर्स का बढ़ना, क्या ये इस पे असर करेगा? कई जो लोग हैं, कई जो जिम्मेदारान हैं, उनके साथ जब हमने बात की उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और सरकार ने फैसला लिया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे और इस साल जरूर यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने नुमाइंदे मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे और यहाँ पे असेंबली जो है वो कायम होगी। इस तरह की तैयारियां जो है गालिबन चल रही है। लेकिन रूफ, अवाम इन इंतखाबात का हिस्सा बनेंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी खामोश हैं, खासतौर पर जब से 4 जून से पार्लिमानी इंतखाबात के जो नताइज जाहिर किए गए उसके बाद हर कोई पार्टी ना ही जश्न है और ना ही कोई प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ना ही हम देख रहे हैं कि कहीं पर मीटिंगें हो रही हैं, सिवाय इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है वो कहीं एक जगहों पर इस हवाले से अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, BJP हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो, सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, हर कोई पार्टी काफ़ी खामोश नज़र आ रही है। वजूहात क्या हो सकते हैं? बिल्कुल यार, देखिए कई साल से ये जो यहाँ की जब सरकारी ये जो सियासी जमातें ये डिमांड भी कर रही थी गवर्नमेंट से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात यहाँ पे कराए जाए, यहाँ पे असेंबली को बहाल किया जाए। अब जब कई नजदीकियां आ रही है तो ये खामोश है, क्योंकि जो नताइज सामने आए, नताइज जो है गालिबन नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 सीटें तो वो जीत कर आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा रूहुल्ला जो है वो सेंटर की सीट जीत के आए हैं और मियां अल्ताफ साहब जो है वो साउथ की सीट जो है कि अनंतनाग और राजौरी की सीट जीत कर आए हैं। पर उमर अब्दुल्ला का हारना ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा सेटबैक बन चुका है, क्योंकि उसके बाद तो कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई, न कहीं पब्लिक गैदरिंग हुई है, ना कोई पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुआ है। PDP 3 सीटें हार गई हैं और वो भी शायद इसी गम में है कि अभी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही। BJP ने जम्मू के अंदर 2 सीटें जीती है, पर वो जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए था वो उस लेवल का नहीं हो रहा। सईद अल्ताफ बुखारी या सज्जाद गनी लोन की बात करें तो उनके जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो तो जीत नहीं पाए हैं। पर क्या ये लोग क्या सियासत से दूर हुए हैं, ये किसी शौक में है या वो छुट्टियां मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोकसभा इंतखाबात में काफी ज्यादा मेहनत की है। पर जब आपके इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, घंटी बज चुकी है, कहीं ना कहीं आपको तैयारियों में ज्यादा जो है सूरत लानी चाहिए थी, आपको पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम करने थे, वो नहीं देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जरूर जो है जो सियासी मुबस्सिरीन है वो बात कर रहे हैं और इस पे गहरी नजर रख रहे हैं क्यों ये लोग। लेकिन एक चीज अहम है, अब जबकि अगर हम देखेंगे जो मुमकिन तौर पर इंतखाबात है वो अगस्त महीने के वस्त से शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस तक सिर्फ ये जून और जुलाई का महीना बचता है, यानी वक्त बहुत कम है, लेकिन पार्टियां बड़ी खामोश हैं। तो फिर अगर ठीक तरह से ये प्रचार नहीं चलाया जा सकता है तो फिर पोल परसेंटेज में भी फर्क जो है वो पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि आपको लोगों को माइल करना है। हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बड़ी है जो इससे पहले
यहाँ पे लोकसभा के इंतखाबात होते थे, क्योंकि अब ये एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने चलाया था, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा कि लोग भी घरों से आए और उन्होंने वोट किया है। उन लोगों ने वोट किया जो आज तक नहीं करते थे। अब अगर ये पब्लिक आउटरीच अब नहीं चला है, ये सियासी जमातें दोबारा लोगों के पास नहीं गई है और असेंबली इंतखाबात के लिए वोट नहीं मांगे, तो इस पे जरूर असर पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जीत के आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप दावा कर रही है कि वो सरकार यहाँ पे बनाएगी, पर खामोशी क्यों है? क्योंकि अगारुल्ला और मियां अल्ताफ की जीत का जिस तरह सियासी मुबस्सिरीन बात करें, लोग बात करें कि एक मुरीद वोट है, पीर और मुरीदी का मामला है जिसकी वजह से उनको जीत हुई है। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहीं ना कहीं खसारा उठाना पड़ा इन इंतखाबात के बाद, जिस तरह उमर अब्दुल्ला हार के आए हैं। अब कब ये लोग दोबारा से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम करेंगे, कब ये लोग दोबारा से लोगों के पास जाएंगे, इस पे तो कहीं ना कहीं नजर है। पर आज तक, क्योंकि अब तो दिल्ली के अंदर सरकार भी बनी है, दिल्ली के अंदर सरकार ने फैसले भी लिए हैं, जो कलमदान है वो भी बांटे गए हैं, सब कुछ वहां पे फाइनल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे भी शुरू किए हैं, यानी वहां पे तो कामकाज चल रहा है, पर यहाँ पे अभी सब कुछ ठप दिखाई दे रहा है। वजह जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया। वजह समझ में नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो खामोश क्यों है। हालांकि ये खामोशी उन्हें तोड़ देनी चाहिए इस एतबार से कि अब इंतखाबात का जो सीज़न है, ख़ासतौर पर असम्बली इंतखाबात का जो मौका है वो तकरीबन जुलाई अगस्त के महीने के अंदर ही देखा जा सकता है। लेकिन उससे कबल जो एक अवामी राब्ता मुहिम चलाने का जो एक अमल रहता है, उसमें ये पार्टियां अभी तक खामोश क्यों हैं, पीछे क्यों हैं, ये अभी तक भी जो है इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं गुलाम अहमद मीर की। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के साबिका जम्मू कश्मीर के सदर। उनका कहना है कि हालिया इंतखाबात जो हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का वो ख्वाब चकनाचूर हो गया जो उन्होंने 400 पार जाकर मुल्क के आईन को छेड़ने की या उसमें तब्दीली लाने का उन्होंने उसमें एजेंडा रखा था। ये गुलाम अहमद मीर कहते हैं। और गुलाम अहमद मीर ये भी कहते हैं कि अब तो यही मोदी की सरकार शायद जो बिहार है और टीडीपी की जो स्टेट है वहाँ पर स्पेशल स्टेटस देने का वो मुतालबा कर रहे हैं और मोदी की सरकार शायद उन्हें दे रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, क्योंकि ये वही सरकार है जिसे जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो छीन लिया था। दरअसल आज गुलाम अहमद मीर राहुल गांधी के सालगिरह पर लेप्रेसी कॉलोनी श्रीनगर गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो इस मर्ज में, लेप्रेसी के मर्ज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनके साथ जो है आज मिले हैं और उन्हें फिर यहाँ पर कुछ मेवे भी दिए, खाने पीने की चीज़ें भी उन्हें फराहम की हैं। और ये राहुल गांधी के जन्मदिन के मुनासबत से ये दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया तो उस पर उन्होंने कहा कि हालिया इंतखाबात के नताज के बाद मुल्क के आईन को तब्दील करने के बीजेपी के अज़ाइम पर रोक लग गई है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हालांकि बीजेपी का ये इरादा था कि 400 से ज़ायद सीटें हासिल करके आईन को बदला जाए, लेकिन मुल्क के अवाम ने बीजेपी को 272 सीटें भी नहीं दी हैं और बैसाखियों के बलबूते पर बीजेपी की सरकार चल रही है। ये गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं। गुलाम अहमद मीर ने यह भी कहा कि आप जिनके साथ बीजेपी की सरकार बनी है उनके मुतालबात हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा यानी स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और मीर का कहना है कि अब अगर मोदी जी इस मुतालबे के लिए तैयार हैं या मोदी जी ने इस मुतालबे पर हाँ किया है तो फिर उसका डिज़ाइन क्या होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। यानी जब इन दो स्टेट्स को अगर स्पेशल स्टेटस दिया गया तो उन्हें किस तरह का स्टेटस दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये वही मोदी की सरकार है जिसने 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया था और इससे डिग्रेड करके यूटी बनाया था। ये गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के बिल्कुल सीनियर तरीन लीडर, साबिका सदर और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा। टारगेट भाजपा लेकर चली थी कि 400 पार सीटें हासिल करनी है और वो 400 पार के पीछे जो उनके जो अज़ाइम थे, जो उनके डिज़ाइन थे कि देश में आईन जो हमारा बुनियाद है उसको रिप्लेस करना, उसको मतलब चेंज करना,
और उसके तहत जो गारंटीज़ थी उनको बदलना। तो फ़िलहाल उनका वो जो टारगेट था इस चुनाव में, उनको कटौती करके उनके उस टारगेट को 400 तो दूर की बात है, 272 भी उनको सीटें नहीं मिली। अंडर रूल्स देखा जाए तो मॉरली ऐसी सिचुएशन में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी जमात जो 10 साल रही हो, जिसको इतना बड़ा झटका देश की जनता ने दी हो, तो वो मॉरल ग्राउंड्स पर डाउन होता है। मगर इन्होंने बैसाखियों का सहारा लिया फ़िलहाल, चाहे आंध्र प्रदेश से चाहे बिहार से, और जो कंडीशंस आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम ने रखी है, जो बिहार की जेडीयू ने रखी है, और हम पूरे देशवासी देख रहे हैं कि उन कंडीशंस को क्या मोदी सरकार पूरा कर पाएगा। अगर हम सिर्फ एक बात की बात करें कि दोनों स्टेटों ने स्पेशल स्टेटस मांगा कि हम आपका समर्थन करेंगे, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। अगर तो मोदी जी ने वो एग्री किया है तभी तो वो अंदर है, तो उसका डिज़ाइन क्या होगा? क्योंकि ये वही मोदी जी है जिसने जम्मू कश्मीर का जो दिया हुआ स्पेशल स्टेटस था वो तोड़ दिया, उसको बाइफरकेट किया, उसको चिकनाचूर किया। अब वो नया स्पेशल स्टेटस का क्या फ्रेमवर्क बनाएगा, क्या आंध्रा को देगा, क्या बिहार को देगा, इस पर पूरी देश की नज़र है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं। हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो कि संगम ईदगाह के अंदर वाक़ा है, वहाँ आग की एक वारदात में इस ज़ियारत को नुकसान पहुँचा है। इस दौरान यहाँ मौजूद मुक़द्दस किताबें भी नज़रातश हुई हैं। इधर मकामी लोगों ने एहतजाज करके ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ये वाक़ा जानबूझकर अंजाम दिया गया है। ये मकामी आबादी का इल्ज़ाम है और उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ये दरअसल यहाँ पर जानबूझकर किया गया है। उनका कहना है कि इससे पहले भी कुछ शरपसंदों ने यहाँ इस तरह की शरारत की थी। दरियासना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने जाए मौका पर जाकर आवाम को एतमाद में लिया और सूरत हाल का उन्होंने आज खुद जायज़ा लिया और कहा कि इस वाक़े की बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी और अगर कोई भी शख्स या अशख़ास इस वाक़े को अंजाम देने में वाकई ज़िम्मेदार होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और फिर इस वाक़े को या अंजाम देने या इस वाक़े को अंजाम देने वाले अफराद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर आए हुए एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स की जानब से किया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था और काफ़ी जो है उन्होंने यहाँ पर एहतजाज भी किया और वो मुतालबा कर रहे थे कि अगर किसी शख्स ने इस वाक़े को अंजाम दिया है तो उसकी तहकीकात हो जानी चाहिए और तहकीकात के बाद अगर कोई मुलविस पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वक्त तक इल्ज़ामात यही हैं कि इससे जानबूझकर किया गया है, लेकिन पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और जो ही तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन किसी नतीजे पर पहुँच सकती है। जो आज यहाँ आगजनी का हादसा हुआ है बाबा नसीमुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनका ये तकिया यहाँ पर है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये है कि इससे पहले भी हादसा हुआ था एक बार आगजनी का, लेकिन उस वक्त जो है बर वक्त जो है आप लोगों को इन्फॉर्म पुलिस ने भी किया था, बाकी लोगों ने भी, ये आगजनी हुई और इस सिलसिले में आपको कुछ गाइडेंस भी दी गई थी लोगों को कि आप यहाँ पर कैमरा लगाएं बाकी चीज़ के, ताकि ये जो भी शरारत कर रहा है, जो भी कोई शरीर आंसर इसमें है, वो जो है उसको बराबर जो है उसको पकड़ा जाए और उसको कानून की मुताबिकत में उसको सज़ा सुना दी जाए। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, पुलिस पे कार्रवाई कर रही है। जो आज का हादसा है, जो आगजनी का रात को हुआ है, जब ये हादसा हुआ है, जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर बाद में पुलिस आ गई है बाद में, और बाकी लोगों ने भी, खासकर हम तो मस्जिद अहले ईमान सभी लोग हैं, तो सब लोगों ने मिलकर इन्नमा यामुरु मसाजिद मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो ईमान वाले ही मस्जिद को बनाते हैं। तो अगर मस्जिद शरीफ जो है वो नजर आतिश हुई तो तमाम लोग भी आए, पुलिस ने भी अपना काम किया, सबने मिलकर इसको बुझाया, तो ये बहुत मरहबा की बात है। अब इसमें हम सबको ये दुख यही है कि इसमें अल्लाह ताला का कलाम था वो जला है, वो हम सबको भी दुख है, हम सभी अहले ईमान ही है ना, ईमान वाले हैं।
इसमें कोई खुश हो नहीं सकता। ये कुछ मायने की है कलामुल्लाह दो सुगस खुश उसको तो दुनिया और आखिरत दोनों में जलना है ना बाद में इसमें। इसलिए इस किस्म की सोच बिल्कुल आपने नहीं रखनी है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने हम सबको एक मुतवस्सित उम्मत बनाया है, वकज़ालिका जअलना मुतवस्सितन लितकूनु, हमें जस्ट बैलेंस्ड उम्मत बनाया है, मुतवाज़िन उम्मत। चलिए आखिर में बात करते हैं डोडा की। आपको याद ही होगा कि यहाँ पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने एक पुलिस एहलकार की जो राइफ़ल थी वो उड़ा के ले गया, भाग गया था। लेकिन पुलिस ने फिर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पुलिस को इतलात मिली थी कि उस शख्स का गुजर हुआ है, तो वहाँ पर पुलिस ने उसे ट्रेस किया। और ट्रेस करने के बाद पुलिस ने मुबैना तौर पर उस शख्स को, यानी जिस पर ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर उन्होंने राइफ़ल जो है वो जो उसका साथी था उसकी उड़ा ली थी और फ़रार हो गया था। इस हवाले से एसएसपी डोडा ने भी ये एतराफ़ किया है कि मोहम्मद रफ़ी नामी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। अलबत्ता राइफ़ल की रिकवरी से मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।